चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सारे एमसीक्यूज। ओके, सो शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन में जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उसमें जो सबसे पहला अवेलेबल है दैट इज अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी। सो इसको हीट कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो हमारी गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी, यानी हम बोल सकते हैं इस एनर्जी को सप्लाई करेंगे। ओके, सो हीट करना मतलब हम समझ सकते हैं दैट इज हीट इज सप्लाइड। ओके, क्यू करके हम बोल सकते हैं उसको। ओके, सो क्यू इसको कितना दे रहे हैं हम लोग, 10 जूल का दे रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है, कजिंग द लीड ऑफ द कंटेनर टू राइज 2 मीटर। अभी यहाँ पे लीड का मतलब क्या आपको बता देता हूं मैं। ऐसा एक कंटेनर होता है और उसका जो ऊपर का एक्चुअली जो कंटेनर का जो एक्चुअली जो ये होता है अपना कैप होती है उसकी, तो उसको लीड भी कहा जाता है, LID। ओके, सो ये जो लीड है उस कंटेनर की, उसकी लीड को क्या कर रहा है, वो जो एनर्जी सप्लाई की इसकी वजह से क्या हुआ। सो लीड क्या हुआ है कि 2 मीटर राइज हुआ है, राइजेस अप टू 2 मीटर विथ सर्टेन फोर्स, दैट फोर्स इज 3 न्यूटन। सो वो जो लिड है यहाँ पर हमारा जो ये पोर्शन है इसका, ये क्या हुआ, ये मूव किया ऊपर की तरफ। मूव करते वक्त इसका कुछ फोर्स था एंड उसकी कुछ क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, एस कितना था उसका। सो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और फोर्स कितना लगा रहा था उस टाइम पर, 3 न्यूटन का। ओके, सो मैं यहाँ पर इस बात को नोटिस कर सकता हूँ दैट इज फोर्स वॉज 3 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट वॉज ऑफ 2 मीटर। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या बताना चाहते हैं, वो स्पेशली हमको ये बात बताना चाहते हैं दैट इज वर्क, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। ओके, सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितना, 3, डिस्प्लेसमेंट कितनी 2, सो वर्क इक्वल्स टू 3 2 6 जूल। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन का मेन यूज तो वर्क निकालना था, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज टोटल चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो इस एनर्जी सिस्टम, एनर्जी जो इस सिस्टम को गई है उसका क्या इफेक्ट हुआ है। सो आप नोटिस कर सकते हैं इस सिस्टम को इनपुट मिला था इन द फॉर्म ऑफ क्यू ऑफ 10 जूल, और इस सिस्टम से आउटपुट निकला है इन द फॉर्म ऑफ वर्क ऑफ 6 जूल। नेट कितना बचा, नेट तो बचा ना इसके अंदर कुछ, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। और 10 सप्लाई करोगे 6 निकलेगा तो कितना, +4 तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा ना। ओके, सो इसको हम चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। सो हम यहाँ पर जो हीट सप्लाई करते हैं उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओके, हीट सप्लाई कितनी की हमने, 10 जूल, माइनस वर्क उसमें से लिया, आउटपुट वर्क पॉजिटिव, कितना वर्क लिया, आउटपुट वर्क पॉजिटिव 6 जूल। नोटिस करना एक और फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री की केसेस पे नोटेशन के लिए, एक्चुअली दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन नोटेशन भी अलग ले रहे हैं, हम साइन भी अलग ले रहे हैं। आप जो मैं इसमें बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले में हम लोग आउटपुट जो इनपुट दिया जा रहा है वो पॉजिटिव ले रहे हैं एंड वर्क जो आउटपुट जा रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, सो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा फाइनली, 4 जूल। तो 4 जूल का वर्क एक्चुअली क्या हुआ, सॉरी 4 जूल की एनर्जी एक्चुअली क्या हुई, इसके अंदर स्टोर हो गई। सो हमारा यहाँ पर टोटल चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसके अंदर 4 जूल तो आएगा ना, तो 4 जूल तो उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन इज 4 जूल, क्योंकि बाकी के ऑप्शन हमारे पास वैलिड बचते नहीं है। ओके, अगर हम बात करें सेकंड एमसीक्यू की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लिए आपको पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम होना चाहिए। ओके, वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो टोटली अकाउंट लेते हैं ना, कितनी एनर्जी आई कितनी एनर्जी गई और टोटली उसके अंदर कितनी स्टोर हो गई, तभी तो हम इस इक्वेशन को भी लिख पाते हैं। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बात करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितनी एनर्जी सप्लाई की आपने क्यू नाम से, कितनी एनर्जी उससे बाहर गई डब्ल्यू नाम से। सो एक्चुअली वो किससे डील कर रहा है, टोटली एनर्जी से डील कर रहा है। ओके, सो इनमें से आप जितने भी आपके एमसीक्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से चेक करो कि कौन सा एनर्जी से रिस्पेक्टिव रखता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखें, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्स हाउ इजीली इट चेंजेस टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर ये बात करता है, यहाँ पर कहीं दूर दूर तक भी एनर्जी का सवाल नहीं आया करके, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। ओके, सो अगर मैं सेकेंड के अप्रोच लूं, while melting an ice cube remains at the same temperature, तो ये भी यहाँ पर लैटेंट हीट की कुछ बात कर रहा है बट एक्चुअली एनर्जी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में जाऊं, दैट इज व्हेन अ रेफ्रिजरेटर इज अनप्लग्ड एवरीथिंग इनसाइड ऑफ इट रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर एक्चुअली नोटिस किया जाए तो अंदर की एनर्जी बाहर निकल रही है ऐसा कहना चाहता है। थोड़ा थोड़ा ये
हीट के बारे में बात करना चाहता है। ओके, स्पेशली एनर्जी के वर्ड्स भी नहीं है। बट अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे देखो स्पेशली उन्होंने कहा है आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी। स्पेशली ये वर्ड काइनेटिक एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। सो हीट्स काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस हीट एनर्जी किसके इक्वल होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी टोटली यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता है दैट इज इनिशियली सिस्टम वाज एट अ सम हाइट, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाद में वो नीचे गिरेगी, नीचे गिरने से उसके अंदर क्या बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, प्लस हीट एनर्जी भी हो सकती है। स्टार्टिंग में क्या थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसी इक्वेशन से कोरिलेट करना चाहता है। ओके, सो ऑन दैट बेसिस हम समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा वैलिड है। ऑप्शन सी कुछ हद तक वैलिड है बट ऑप्शन डी मोर वैलिड है। ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, एमसीक्यू नंबर 3, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन। ओके, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज लार्ज। हमको पूछ रहा है वो एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज लार्ज, कब लार्ज होगी, ओके, व्हेन, कब। तो अगर पहले आपको पता होना चाहिए दैट एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज गिवन बाय 1 माइनस टी सी बाई टी एच। ओके, या इसी को हम चाहे तो क्रॉस कर दें, देखो इसको क्रॉस कर दें, दैट इज इक्वल्स टू टी एच इंटू 1 टी एच माइनस टी सी डिवाइड बाई टी एच। तो एक ये फॉर्मूला, ये दो में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, ऑन दैट बेसिस अगर हम इसको देखें, क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन है ना इस पर डिस्कस होंगे, क्योंकि इस पर देखो ऐसा कोई फॉर्म डिस्कस नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। सो अगर हम बात करें कि कब होगा, कब होगी हमारी एफिशिएंसी लार्ज, तो नोटिस कर सकते हैं अगर ये न्यूमरेटर लार्ज हो, न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा हमारा एफिशिएंसी का, ज्यादा आ सकता है। ओके, एंड सेकेंड एंड पे अगर हम बात करें टीएच को भी अगर देखें, टीएच अगर लो हो, नोटिस कर सकते हैं टीएच अगर लो हो तो भी हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, हाई। डिनोमिनेटर अगर लो हो जाए तो एफिशिएंसी हाई हो जाएगी, और न्यूमरेटर अगर हाई हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बराबर है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएच माइनस टीसी, ये बढ़ा तो अल्टीमेटली ये बढ़ेगा, एंड फॉर टीएच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये कम होगा तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। ऑन दैट बेसिस जो हमारे पास ऑप्शन लिखे गए टीएच इज लार्ज, ओके, अगर टीएच लार्ज हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो फाइनली इफिशियंसी क्या होगी, नोटिस कर सकते हैं टी एच अगर काफी बड़ा हो, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इफिशियंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, अगर टी एच इज लो, सॉरी टी सी इज लो, तो ये ऑप्शन इस पर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। एक्चुअली अगर नोटिस करें टी एच माइनस टी सी हमने न्यूमरेटर का डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, अगर वो काफी बड़ा हो अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा होगी, क्योंकि टी एच माइनस टी सी पे एफिशिएंसी कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली। सो यही हमारा यहाँ पर ऑप्शन भी वैलिड हो जाएगा, दैट इज टी एच माइनस टी सी मस्ट बी लार्ज, सो दैट इफिशियंसी इज लार्ज। यहाँ एक और ऑप्शन भी बन सकता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ऑन दैट बेसिस टी एच विल बी लार्ज, ये भी एक ऑप्शन आ सकता है, बट हम लोग इस तरीके से कंपेयर करें, इस वजह से टी एच माइनस टी सी इज लार्ज। ओके, अगर हम लोग एमसीक्यू नंबर 4 को देखें, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ ट्रांसफर ऑफ। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली डील कर रहा है यहाँ पर हमारी हीट एनर्जी से, हीट से। ओके, अगर आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा ये पूरी तरीके से किससे बात करता है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, ये सब बातें करता है, एनर्जी का सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वर्क डन मोमेंटम यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें सम नंबर 5, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन, कहाँ रिजेक्ट करता है अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल में। सो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या होता है, कंडेंसर होता है, इवोपरेटर होता है, एक्सपांशन वाल्व होता है। ओके, और हमारा कंडेंसर, इवोपरेटर, एक्सपांशन वाल्व, ऐसे करके हमारे पास डिवाइस कंपोनेंट होते हैं। आपको इनमें हर एक का वर्ग भी पता होगा। इवोपरेटर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। कंडेंसर क्या करता है, हीट रिजेक्ट। ओके, ये कंडेंसर, इसके अलावा कंप्रेसर भी होता है। ओके, ऐसे करके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट हमारा जो स्पेशली कौन, कंडेंसर, कंडेंसर स्पेशली हीट रिजेक्ट करता है, इस तरह हीट रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करता है। इवोपरेटर में क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर को कंप्रेस, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है।
सो ये सवाल उठता है ईवी क्या करता है, ईवी हमारा क्या करता है, वहाँ पर स्टेट फेस चेंज करने का काम करता है। ओके, सो अगर आपको बाकी लोग ये चीज़ों के बारे में ना पता हो तो आप स्पेशली ध्यान में पहले रखो, कंडेंसर में क्या की जाती है, हीट को रिजेक्ट की जाती है बाय द रेफ्रिजरेटर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कंडेंसर। ओके